प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मई 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान यह संकेत दिया गया था कि भविष्य में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। यह बयान महत्वपूर्ण है क्योंकि 2026 में परिसीमन पर लगी रोक समाप्त हो रही है। परिसीमन के मुद्दे ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच जनसंख्या वृद्धि में असमानता, राजनीतिक संतुलन और संघीय ढांचे पर प्रभाव जैसे सवालों को जन्म दिया है। 22 मार्च यानी आज 2025 को संयुक्त कार्रवाई समिति ज्वाइंट एक्शन कमेटी जेएसी ऑन फेयर डिलिमिटेशन ने केंद्र सरकार से मांग की कि 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों की मौजूदा सीमा को अगले 25 वर्षों तक बढ़ा दिया जाए। यह मांग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सहित कई दक्षिण राज्यों के नेताओं ने उठाई है। परिसीमन क्या है? देखिए, परिसीमन डिलिमिटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर संसदीय और विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जनसंख्या और प्रतिनिधि के बीच संतुलन बनाए रखना है। यदि किसी राज्य, किसी क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ती है तो वहां प्रतिनिधि भी बढ़ने चाहिए। संवैधानिक प्रावधान यदि देखें तो अनुच्छेद 82 के अनुसार प्रत्येक जनगणना के बाद संसद को एक परिसीमन अधिनियम पारित करना होगा। अनुच्छेद 170 के अनुसार राज्यों की विधानसभाओं की संरचना जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति चुनाव में राज्यों का प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर तय होता है। अनुच्छेद 81 के अनुसार लोकसभा की सीटों का वितरण राज्यों की जनसंख्या के अनुसार किया जाता है। परिसीमन पर रोक और उसकी पृष्ठभूमि पर एक नजर यदि डाले तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा परिसीमन की प्रक्रिया रोक दी गई थी ताकि उन राज्यों को दंडित न किया जाए जिन्होंने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू किया था। वाजपेयी सरकार 2002 ने इसे 2026 तक के लिए बढ़ा दिया ताकि दक्षिण भारतीय राज्यों के हित सुरक्षित रह सके। अब यह रोक 2026 के बाद समाप्त हो जाएगी, जिससे सीटों के पुनर्वितरण की संभावना बढ़ रही है। तो प्रश्न यह उठता है कि क्या परिसीमन के बाद उत्तर भारतीय राज्यों को अधिक लाभ मिलेगा और दक्षिण भारतीय राज्यों का राजनीतिक प्रभाव कम हो जाएगा? फिर एक सवाल ये भी उठता है कि क्या हम राजनीतिक प्रभाव और लाभ हानि के चक्कर में यह छोड़ दें कि जिस क्षेत्र राज्य की जनसंख्या बढ़े तो वहाँ प्रतिनिधि को ना बढ़ाएं। यदि सोच के देखिए, मान लीजिए 20,000 रुपये एक प्रतिनिधि है एक क्षेत्र में और दूसरे क्षेत्र में 30,000 रुपये एक प्रतिनिधि है, तो यह बाकी लोगों के साथ अनुचित अन्याय होगा। तो जनसंख्या बढ़े तो प्रतिनिधि भी एक समानुपात में बढ़ाई जानी चाहिए। हाँ, यह है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि दक्षिण भारत के राज्यों को भी ज़्यादा नुकसान ना हो। तो क्या सामूहिक रूप से बहुत सारे सीटों को बढ़ाए जा सकते हैं? आगे हम इसका विश्लेषण करेंगे। परिसीमन के संभावित प्रभाव क्या होंगे? लोकसभा में सीटों का संभावित पुनर्वितरण कैसे होगा? क्या उत्तर और दक्षिण भारत के बीच असंतुलन पैदा हो जाएगा? देखें यदि उत्तर भारत के आंकड़ों को, तो उत्तर भारत में जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी में वर्तमान सीटें 545 में से 174 यानी 32% है। परिसीमन के बाद अनुमानित सीटें 545 में से 205 37% हो जाएगी। लेकिन यदि सीटों को हम बढ़ा दें यानी ज़्यादा बढ़ा दें कलेक्टिव वे में, तो 888 सीटें यदि कर दें तो उत्तर भारत के यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी में 324 सीटें हो जाएंगी 39%। जबकि दक्षिण भारत तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना में वर्तमान सीटें 543 में से 129 है 24%। परिसीमन के बाद अनुमानित सीटें 103 19% यानी घट जाएगी। लेकिन यदि सीटें ही बढ़ा दिया जाए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि यदि सामूहिक कलेक्टिव वे में पूरे देश का सीट बढ़ा दिया जाए, जैसे 888 हो जाए, तो दक्षिण भारत के भी सीट बढ़ जाएंगे 164 हो जाएंगे 19%। तो यदि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर होता है तो उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति बढ़ेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं। चूंकि जनसंख्या बढ़ा है तो शक्ति भी बढ़ेगी, जबकि दक्षिण प्रभाव घटेगा। उत्तर और दक्षिण भारत की जनसंख्या वृद्धि में असमानता को देखें, जो दक्षिण भारत का मुख्य मुद्दा है। वो कह रहे हैं कि हमने जनसंख्या को नियंत्रित किया तो क्या आप हमें सजा देंगे? वर्ष उत्तर भारत की जनसंख्या प्रतिशत 1971 की देखें तो 43% थी, जो कि वर्तमान में 2021 में 50% है। जबकि दक्षिण भारत की जनसंख्या प्रतिशत यदि देखें 1971 में तो 25% थी और वर्तमान में 20% है। उत्तर भारतीय राज्यों की उच्च जनसंख्या वृद्धि ने उन्हें अधिक लोकसभा सीटों का दावा करने योग्य बना दिया है, लेकिन यह उन राज्यों के लिए अनुचित हो जाता है जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जैसे दक्षिण भारत के राज्यों ने। दक्षिण भारतीय राज्यों की क्या
क्या चिंताएं हैं? जनसंख्या नियंत्रण का दंड, उनका कहना है, दक्षिण भारतीय राज्यों जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ने परिवार नियोजन को सफलतापूर्वक लागू किया। यदि परिसीमन केवल जनसंख्या के आधार पर होता है तो ये राज्य अपने सांसदों की संख्या गंवा सकते हैं। आर्थिक योगदान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में असमानता है। दक्षिण भारतीय राज्य भारत के जीडीपी और कर राजस्व में असमान रूप से अधिक योगदान करते हैं। जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भारत के कर राजस्व में योगदान लगभग 30% है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान का योगदान 15% के आसपास है। जब दक्षिण राज्य आर्थिक रूप से अधिक योगदान देते हैं तो उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व को कम करना उचित होगा या अनुचित? आप कमेंट करिए, बताइए कि क्या हम आर्थिक योगदान के कारण, परिवार नियोजन के कारण, जनसंख्या नियंत्रण के कारण ये डिलिमिटेशन को आगे ना बढ़ाया जाए? उन राज्यों को जहां जनसंख्या बढ़ी है, क्या वहां प्रतिनिधि नहीं बढ़ाए जाने चाहिए? कमेंट आप करें। इसे संघवाद पे भी खतरा मान रहे हैं दक्षिण भारत के राज्य। जैसे दक्षिण भारतीय राज्य परिसीमन को संघीय ढांचे के लिए खतरा मानते हैं। उनके अनुसार बीजेपी ने दक्षिण भारत में सीमित प्रभाव हासिल किया है, कर्नाटक को छोड़कर, और संघीय स्वायत्तता कम करने के लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं, जैसे हिंदी थोपने की कोशिश, जीएसटी फंडिंग में भेदभाव, एनईपी लागू करना इत्यादि। तो सवाल होता है कि क्या परिसीमन का उपयोग दक्षिण भारतीय राज्यों के राजनीतिक प्रभाव को सीमित करने के लिए किया जा सकता है? कमेंट करें आप। समाधान क्या हो सकता है? निष्पक्षता बनाए रखने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण सुझाव हो सकते हैं? इसके बारे में हमने पहले के वीडियो में भी अच्छे से विश्लेषण किया है, फिर एक बार आपको सुझाव बता देते हैं। परिसीमन में अन्य कारकों को शामिल करना, जैसे जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति व्यक्ति सांसदों की संख्या का निर्धारण किया जाए। राज्यों के आर्थिक योगदान, मानव विकास सूचकांक और विकास दर को परिसीमन के मानदंड में शामिल किया जाए और पूरे सीट को ही बढ़ाया जाए। जैसा कि हमने पहले बताया, 888 सीट यदि कर दिया जाए तो दक्षिण भारत के भी सीट बढ़ जाएंगे। राज्यसभा की भूमिका भी बढ़ाई जाए। लोकसभा में सीट जनसंख्या के आधार पर तय होती है, लेकिन राज्यसभा में सभी राज्यों को समान संख्या में सीटें दी जाएं ताकि संतुलन बना रहे। परिसीमन के लिए एक स्वतंत्र आयोग बनाया जाए। एक निष्पक्ष संवैधानिक परिसीमन आयोग बनाया जाए जो केवल जनसंख्या नहीं बल्कि विकास, अर्थव्यवस्था और जनसंख्या नियंत्रण को भी मानदंड बनाए। तो कंक्लूजन में कह सकते हैं कि यह वास्तव में एक जटिल मुद्दा है और यह भारत के लोकतंत्र की परीक्षा भी है। 2026 के बाद होने वाला परिसीमन भारतीय लोकतंत्र की निष्पक्षता की परीक्षा होगी। यदि इसे सिर्फ जनसंख्या पर आधारित रखा गया तो यह दक्षिण भारतीय राज्यों के खिलाफ भेदभावपूर्ण होगा, लेकिन यदि उत्तर भारत के राज्यों की जनसंख्या बढ़ने के बावजूद प्रतिनिधियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो यह भी उत्तर भारत के राज्य के लोगों के साथ गलत होगा। तो संविधान में संशोधन कर परिसीमन को संतुलित और न्याय संगत बनाने की आवश्यकता है। भारत की शक्ति इसकी विविधता में है। एक असंतुलित परिसीमन प्रणाली देश के संघीय ढांचे को कमजोर कर सकता है। समाधान यह नहीं कि किसी क्षेत्र को दंडित किया जाए, बल्कि एक समावेशी नीति अपनाई जाए जो सभी राज्यों के योगदान और विकास को समान महत्व दे। इस पूरे विषय पर आपकी क्या राय है? कमेंट करें।